हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अबाउट द डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल्स की चार इक्वेशन हमने पढ़ी हैं इससे पहले की, जो अगर आप वीडियो देखें तो हमने आपको बताया है उन चार इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म, और उनका सिग्निफिकेंस भी हमने डिस्कस किया है। राइट। तो बेसिकली अगर हम डेरिवेशन की बात करते हैं, देखिए मैक्सवेल्स इक्वेशंस के, तो ये चार बहुत फंडामेंटल लॉ है, इनको डेराइव नहीं किया जा सकता है। डेरिवेशन मीन्स हम किसको कहते हैं यहाँ पे, इंटीग्रल से डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन को हम बेसिकली डेरिवेशन यहाँ पे बोला जाता है। तो वो हम डेरिवेशन कैसे करेंगे, देखिए मैं वन बाय वन आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो में हम चारों मैक्सवेल की जो चार इक्वेशन है उनका डेरिवेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन से। राइट। फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म क्या था? इंटीग्रल फॉर्म क्या था, देखिए मैक्सवेल की पहली इक्वेशन का, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है सरफेस इंटीग्रल। राइट। सरफेस इंटीग्रल होता था। इस क्वांटिटी को लेफ्ट साइड में जो है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्यू चार्ज होता है। तो बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम गॉस लॉ भी बोलते हैं। The electric flux through any closed body should be equal to 1 upon epsilon naught times into total charge enclosed by that surface. Right? ये इसका सिग्निफिकेंस भी है, जिसको हम गॉस थ्योरम या गॉस लॉ कहते हैं। राइट। ओके। देखिए क्यू हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले ये देखिए। वी नो रो क्यू। रो क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है? क्यू अपॉन वी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए क्यू इक्वल्स टू रो वी। और क्या लिख सकते हैं आप? रो वॉल्यूम इंटीग्रल डीवी। रो को अगर आप, और इसको आप इंटीग्रल के अंदर ले जाएं, रो डीवी। तो आप ये किसको लिख सकते हैं आप? ये क्यू क्यों लिख सकते हैं आप, मैंने आपको बताया। वेट ए मिनट। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, आप रो डीवी लिख सकते हैं। देखिए क्यू, तो आपका जो इक्वेशन होगा अब, इसको मैं इक्वेशन वन मान लेता हूं यहाँ पे। नाउ इक्वेशन वन विल बी सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे है। और क्यू को आप क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इंटीग्रल रो डीवी। ओके। ये क्वेश्चन टू हुआ आपका। ठीक है। अब आप अप्लाई करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल में रिलेशन बताती है। तो बेसिकली ये जो है आपका ई डॉट टी एस, ये सरफेस इंटीग्रल है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल में डाइवर्जेंस ऑफ ई डी। ठीक है। तो अब आपकी इक्वेशन टू क्या हो जाएगी? नाउ
इक्वेशन टू देखिए क्या हो जाएगी। ई डॉट डी एस को आप लिख सकते हैं वॉल्यूम डेल डॉट ई डीवी इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट अगेन वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी। लिख सकते हैं आप। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। अब आप देखिए दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। इक्वेशन टू में प्रॉब्लम क्या था, लेफ्ट साइड में सरफेस इंटीग्रल था और राइट साइड में वॉल्यूम इंटीग्रल था। तो हमने लेफ्ट साइड में सरफेस इंटीग्रल को कौन सी थ्योरम अप्लाई करके, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करके हमने इसको कन्वर्ट किया वॉल्यूम इंटीग्रल में। अब आप देखिए दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल है तो हम इजिली हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेरिजन करने के बाद हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो ये होगा, देखिए डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। तो ये क्या है, यही तो गॉस लॉ है। और ये भी गॉस लॉ है। दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। दोनों में डिफरेंस सिर्फ फॉर्म का है, एक इंटीग्रल फॉर्म है और दूसरा डिफरेंशियल फॉर्म है। ये है आपका गॉस लॉ और ये भी गॉस लॉ है। तो आपने क्या किया देखिए, इंटीग्रल से डिफरेंशियल फॉर्म प्रूफ किया है। यही मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन है। सिग्निफिकेंस में आपको बता चुका हूं कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन इक्लोज बॉडी शुड बी इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। ओके। अब हम मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन को डेराइव करते हैं देखिए। मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। देखिए हम वही इंटीग्रल फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रल फॉर्म क्या है मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन का, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। ये इंटीग्रल फॉर्म, ये सरफेस इंटीग्रल। तो ये तो बहुत आसान है। देखिए राइट साइड में तो कुछ देखना ही नहीं है आपको, लेफ्ट साइड में सरफेस इंटीग्रल है। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। बाई अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे तो वो क्या कहे करेगी, देखिए ये सरफेस इंटीग्रल है, बी डॉट डी एस, इसको किस में कन्वर्ट करेगी वो, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी इंटू डी। तो इसको इक्वेशन वन आप मान लीजिए। नाउ इक्वेशन वन, इक्वेशन वन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट बी डी वी इज इक्वल टू जीरो। अब आप कंपेयर करेंगे। अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। ये डिफरेंशियल फॉर्म है मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो बेसिकली बात भी सही है। देखिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या करती हैं, वो एक क्लोज लूप बनाती हैं। यानी कि जितनी लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किसी सरफेस में एंटर करती है, सेम अमाउंट ऑफ लाइन ऑफ फोर्स वहां से एग्जिट करती है। तो इसीलिए जो डाइवर्जेंस ऑफ दैट क्वांटिटी यानी कि बी मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू जीरो।
मैंने आपको बताया है वीडियो में जब मैं डाइवर्जेंस आपको बता रहा था कि किसी क्वांटिटी का अगर डाइवर्जेंस जीरो है, इसका मतलब वो नेट क्वांटिटी वहां पे चेंज नहीं हो रही है, इट इज फिक्स्ड। तो जितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज कमिंग, सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज गोइंग। तो इसीलिए सेम इज द केस विद मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हियर। जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किसी सरफेस में एंटर कर रही है, सेम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स उस सरफेस से एग्जिट कर रही है। इसीलिए उस क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस यहाँ पे जीरो है, राइट। और वैसे भी एक मैग्नेट को अगर आप ब्रेक भी कर देंगे इनटू स्मॉल पीसेस, उसमें दो पोल एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। दो पोल एग्जिस्ट करते हैं इसीलिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो जीरो होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है, साउथ पोल पे टर्मिनेट होती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, तो एक क्लोज लूप बनाती है। जितनी नॉर्थ पोल से जाती है उतनी साउथ पोल पे टर्मिनेट होती है, राइट। तो इसीलिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है थ्रू एन इक्लोज बॉडी इज ऑलवेज जीरो, यानी कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए, अगर एक पोल होता किसी भी मैग्नेट में तो डाइवर्जेंस कभी भी जीरो नहीं होता उस क्वांटिटी का। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स आप कह सकते हैं ये भी जीरो नहीं, एक ही बात है, ये इंटीग्रल फॉर्म है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। तो ये मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन का हमने डेरिवेशन किया। अब हम आते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन पे। मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। देखिए, इसको हम डेराइव करेंगे फ्रॉम फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ में क्या होता है, जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, माइनस डी फाई, ये बी होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ओवर डी टी, राइट। होती है नहीं, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, माइनस डी फाई बाई डी टी। देखिए, फेराडेज लॉ क्या था, एक एक सर्किट था, उसके पास मैग्नेट को लाया गया, सर्किट में एक गैल्वेनोमीटर था, तो वहां पे जब मैग्नेट को उसके पास लाया गया उसमें डिफ्लेक्शन क्रिएट हुआ, यानी कि कुछ वोल्टेज मिली वहां पे। और जब मैग्नेट को वहां से दूर किया गया तब भी कुछ डिफ्लेक्शन वहां पे मिला। तो ईएमएफ बेसिकली एक वोल्टेज होता है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हम फैराडेज लॉ बोलते हैं। ओके। और ईएमएफ को हम लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं। देखिए, ईएमएफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ईएमएफ को मैं लिख सकता हूँ लाइन इंटीग्रल ई डॉट डीएल लिख सकता हूँ, नहीं। एंड जो आपका फाई बी है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए, और सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस, ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले ही बता चुका हूँ ये सारी चीजें। फाई बी क्या है आपका, फाई बी है देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई बी है मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। तो अब आपकी इक्वेशन वन क्या हो जाएगी, देखिए नाउ इक्वेशन वन, इक्वेशन वन आपकी हो जाएगी, देखिए लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी एस बी डॉट डी एस, राइट। हुई नहीं। अब अगर आप इसको इंटीग्रल के अंदर लेके आएंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और एल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रल डेल बी बाई डेल टी इंटू डी एस। तो देखिए, ये डी से डेल कैसे बन गया, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे हो गया। तो जब इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा, ये मोर देन वन वेरिएबल यहाँ पे हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर ले जाकर। क्योंकि यहाँ पे हम बी की बात कर रहे हैं, राइट, और एरिया की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मोर देन वन वेरिएबल यहाँ पे इन्वॉल्व है इंटीग्रेशन के अंदर।
तो इसीलिए ये जो डी है ये डेल में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा। अब इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन टू। इक्वेशन टू के साथ देखिए, अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि राइट साइड में सरफेस इंटीग्रल, लेफ्ट साइड में लाइन इंटीग्रल। तो अगेन मुझे सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट, अगर इधर भी सरफेस इंटीग्रल होता लेफ्ट साइड में यहाँ पे, तो मेरे लिए इजी होता। तो अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या बताती है? स्टोक्स थ्योरम सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल में रिलेशन बताती है। तो यहाँ पे लिखिए बाई अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है देखिए, एल ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ई इंटू डी एस। ओके, तो ये है आपका स्टोक्स थ्योरम। तो इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपका इक्वेशन टू अब क्या हो जाएगा? नाउ इक्वेशन टू बिकम्स, इक्वेशन टू देखिए ये वाला है, तो इसको मैं लिख सकता हूं अब एस डेल क्रॉस ई डी एस इज इक्वल्स टू माइनस अगेन सरफेस इंटीग्रल डेल बी बाई डेल टी एंड डी एस। अब आप देखिए इसको आसान, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल है। इक्वेशन थ्री इसको मैं बोल देता हूं कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। नाउ कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द अब इक्वेशन, जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। ये मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म है देखिए, है नहीं? इंटीग्रल फॉर्म क्या था इसका? ई डॉट डी एल इक्वल्स टू माइनस डी वाई डी टी बी डॉट डी एस, ये इंटीग्रल फॉर्म था। इसको फेराडेज लॉ बोलते हैं। ओके, तो ये हमने इस तरीके से इसको प्रूव किया मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन को। इसका सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस भी बहुत सिंपल है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है बेसिकली? ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट। ये फेराडेज लॉ था, राइट? जो मैंने आपको बताया, एक सर्किट है आपके पास, तो इस तरीके से है देखिए, अगर आपको डिटेल्स में समझना है, ये है यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, ये एक यहाँ पे एक आप मैग्नेट ले आए अगर, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो जैसे जैसे इसको इसके पास लेके आएंगे तो इस गैल्वेनोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, यानी कि यहाँ पे एक वोल्टेज डेवलप होगी, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। और रिलेशन उसमें ये होता है ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जब टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे एक वोल्टेज डेवलप हो रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको हम बोलते हैं, राइट? तो देखिए इस तरीके से हमने मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन को डेराइव किया। अब हम आते हैं मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन पे। मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशंस, देखिए इसको बहुत ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, कई तरीके हैं, बट मैं आपको इजीएस्ट और स्मॉलेस्ट मेथड बता रहा हूं कैसे आप इसको डेराइव कर सकते हैं। देखिए मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन किसको कहते हैं? एम्पियर्स लॉ था एक, एम्पियर्स लॉ आपको याद होगा। क्या था एम्पियर्स लॉ? बी डॉट डी एल, ये लाइन इंटीग्रल था यहाँ पे, इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई एनक्लोज्ड भी आप इसको बोल सकते हैं। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स इनटू टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय एनी सरफेस। बट इसमें मैक्सवेल ने मॉडिफिकेशन किया था, तो जो मॉडिफाइड इम्पेस रहा था वो कुछ इस तरीके से था देखिए, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स
आई प्लस आई डी, वेयर आई डी इज इक्वल टू, आई डी आपने बोला था डिस्प्लेसमेंट करंट, उसकी वैल्यू क्या होती है भैया, एप्सिलॉन नॉट ए डेल ई बाई डेल टी होती है नहीं, और एप्सिलॉन नॉट डेल फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर डेल टी, फाई ई की वैल्यू क्या होती है, ई डॉट ए। ओके, तो देखिए इसको अगर मैं इक्वेशन वन मान लेता हूं, ये मेरा इक्वेशन वन है। अब कैसे इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में ला सकते हैं, देखिए बी डॉट डी एल, इसको मैग्नेटोमोटिव फोर्स एम एम एफ भी हम बोलते हैं। ओके, सो देखिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, जे और आई में एक रिलेशन होता है, जे करंट डेंसिटी होता है, आई करंट होता है, जे बराबर क्या होता है भैया, आई अपॉन ए होता है नहीं, तो आपका आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जे इंटू ए, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, जे डॉट डी एस लिख सकते हैं नहीं, इसी तरीके से आप आई डी को भी लिख सकते हैं, जे डी इंटू डी एस। तो अब आपका जो इक्वेशन है देखिए, इक्वेशन वन आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन वन, नाउ बी डॉट डी एल को आप ऐसे ही रखेंगे, बी डॉट डी एल, इसको आप क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट जे प्लस जे डी इंटू डी एस, और इंटीग्रल कौन सा, सरफेस। ठीक है, अब वही इधर लाइन इंटीग्रल है, इधर सरफेस इंटीग्रल राइट साइड में, तो हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, स्टोक्स थ्योरम, क्योंकि स्टोक्स थ्योरम क्या रिलेशन बताती है, सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल में रिलेशन बताती है, तो सो बाई अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगी देखिए, बी डॉट डीएल जो कि लाइन इंटीग्रल है, उसको आप क्या लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल एस डेल क्रॉस बी इंटू डीएस, ये लिख सकते हैं नहीं आप। तो जो आपका इक्वेशन टू है, वो आपका इक्वेशन टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन टू आपका हो जाएगा देखिए, सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस बी डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स सरफेस इंटीग्रल जे प्लस जे डी टू डी एस। अब दोनों तरफ देखिए सरफेस इंटीग्रल है नहीं, तो आप इजिली कंपेयर कर सकते हैं, नाउ कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस जे डी। ये तो डिफरेंशियल फॉर्म है, जी डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, जी डी की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। देखिए जेडी और आईडी वही है, जेडी को अगर आप आईडी लिखेंगे तो जेडी क्या होता है, आईडी अपॉन है, तो अगर इसको मैं आईडी लिखूं तो ए से और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डेल ई बाय डेल टी, और एप्सिलॉन नॉट ए डेल पाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर
डेल्ट। तो इस तरीके से आपने डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन को। ओके, तो ये तो नॉर्मल था। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल इम्पेयर्स लॉ, मतलब जो इम्पेयर्स लॉ होता है। और ये जो फॉर्म आपने लिखी है, ये वाला फॉर्म, ये मॉडिफाइड इम्पेयर्स लॉ है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मॉडिफाइड इम्पेयर्स लॉ है, जिसको आप इक्वेशन वन बोल रहे हैं, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ कांस्टेंट फील्ड, स्टडी फील्ड्स और टाइम वेरिंग फील्ड्स। जबकि जो ये एम्पेयर्स लॉ है, इट वाज वैलिड ओनली फॉर स्टडी फील्ड्स, स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी और कांस्टेंट फील्ड्स। जबकि जो मॉडिफिकेशन किया था मैक्सवेल ने, मैक्सवेल मॉडिफाइड दिस एम्पेयर्स लॉ by introducing the concept of displacement current, right? And he told that this equation, that is line integral of b dot dl equals to mu naught I plus id, is applicable for both constant field and time varying fields. इस पे मैंने एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कैसे मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया। ओके, तो इस तरीके से हम इसको डेराइव कर सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से हमने चारों इक्वेशन को डेराइव किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।